हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग आज 50 करंट देखेंगे जो बिल्कुल नया होगा और बेहतर होगा, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। तो सभी लोग जुड़ जाइए। मिशन डीएसपी और मिशन एसडीएम, इस बार नहीं तो कभी नहीं, आग लगाना है, सांसों से आग बुझाने नहीं, हम आग जलाने आए हैं। वो लकीर खींचेंगे जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाएगा। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ सभी लोग जुड़ जाइए। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, लिंक को जितने अधिक से अधिक लोगों तक हो सके मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा सारा जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे और लगातार आप सेशन का लाभ उठाते रहें। मैं लगातार सेशन को करता रहूंगा तब तक जब तक कि आपका पेपर न हो जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि 2021 और 2021 जनवरी से लेकर 2022 मार्च तक का जो पूरा करंट अफेयर है वो कंप्लीट आपको कराएंगे। करंट अफेयर में निश्चिंत हो जाइए। बाकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ये सब और आप अच्छे से खुद से पढ़ते रहिए, रूटीन बना लीजिए। अब नहीं तो कभी नहीं, चूंकि डेट आ चुका है, अब हमको सेलेक्ट हो जाना होगा, अब हमको रिवीजन पर फोकस करना होगा। तो लगातार जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल का नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। रंजीत कुमार सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा मिशन 50 टेलीग्राम चैनल है और मिशन आईएएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तीनों चैनल से आप जुड़ जाएं ताकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ आपको वहां मिल सके। तो लगातार सेशन से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। तो चलिए आज का पहला करंट हम लोग देखते हैं। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का 9वां संस्करण, इससे पहले 8 बार हो चुका है। 9वां संस्करण तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया है। हार्ट ऑफ एशिया समिट, अभी आप देखा आपने कि एससीओ की समिट कहां की गई थी? तजाकिस्तान में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहां किया गया था? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया था। आपने कल के करंट में देखा होगा। तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का 9वां संस्करण तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया है। ये देखिए मिडिल एशिया का मैप दे दिया हूं मैं, यहीं पर तजाकिस्तान है। ये जो देश है तजाकिस्तान जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये तजाकिस्तान यहीं पर है। देखिए यही तजाकिस्तान है। ये जो मैं टिक लगा रहा हूं ये तजाकिस्तान है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट तजाकिस्तान है। इसके नीचे ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर उज्बेकिस्तान है और यहाँ पर किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर चीन से घिरा हुआ है ताजिकिस्तान। इसकी राजधानी दुशांबे। यहीं पर हार्ट ऑफ एशिया समिट हुआ है। साथ ही साथ यहीं पर क्या हुआ है बच्चों? एससीओ की मीटिंग भी यहीं की गई है। तो पूरा मिडिल एशिया का मैप आपको देख लीजिए। मिडिल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये सारे के सारे कंट्री किसमें आते हैं? मिडिल एशिया में आते हैं। अगले करंट पर बढ़ते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण, सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण की मेजबानी किसने किया? भारत ने किया है। भारत ने 20वां संस्करण की मेजबानी की है। 20वां संस्करण किसका? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मीटिंग हुआ उसका 20वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया? भारत में। पूछा जा सकता है अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी समिट है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी समिट है उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण भारत में हुआ है। इसका मुख्य विषय था हमारे साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण तैयार करना, ये विषय था। कंप्लीट मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिसको लिया पूरा का पूरा विषय का नाम है। इस सतत विकास शिखर सम्मेलन जो भारत में, उसका विषय था हमारे साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण तैयार करना। अगले करंट पर बढ़ते हैं। चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन पेरिस में हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। वन प्लैनेट, देखिए यहाँ पर वन प्लैनेट का मैंने लोगो दिखा दिया आपको। तो वन प्लैनेट जो समिट हुआ है वो हुआ है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के किनारे है। पेरिस में सीन नदी है जिसके किनारे पेरिस है और पेरिस में एफिल टावर है। एफिल टावर भी कहाँ है? पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है पेरिस। पेरिस में एफिल टावर है। फ्रांस में एक हवा चलती है जिसका नाम है मिस्ट्रल। फ्रांस के रोन नदी घाटी में एक लोकल विंड चलती है जिसका नाम है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक ठंडी और शुष्क हवा है जो चलती है फ्रांस के रोन नदी घाटी में। और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। इस बार वन प्लैनेट सम्मेलन पेरिस में हुआ है। किसके माध्यम से भैया? ऑनलाइन यानी वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन हुआ है। इसमें जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी पर विचार किया गया है। इस सम्मेलन में बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए
उस पर विचार किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें। आजकल विषय भी पूछता है कि सम्मेलन का विषय क्या था। इसका मुख्य विषय था प्रकृति के लिए सभी लोग मिलकर कार्य करें। तो वन प्लैनेट जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। क्लियर है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। अगला करंट अफेयर है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ईरान हमेशा चर्चा में रहता है। वेस्ट एशिया में ईरान एक ऐसा देश है, अकेला ऐसा देश है जहां शिया बहुल लोग हैं। पूरे पश्चिम एशिया में सुन्नी की संख्या ज्यादा है। सुन्नी मुसलमानों की संख्या पूरे वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा, अकेला देश है बीच में जो शिया कंट्री है, शिया देश, शिया मुस्लिमों का देश एकमात्र कौन सा? ईरान है। ईरान का पुराना नाम था फारस। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जहां 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले ईरान के 7 राष्ट्रपति हो चुके हैं। इस बार 8वें राष्ट्रपति अमनतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी साहब को चुना गया है। इस बार इब्राहिम रईसी साहब को चुना गया है। क्या चुना गया है भाई? ईरान का 8वां राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रवादी विचारधारा संबंध रखते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जो देश की भाषा, देश की परंपरा, देश की रीति रिवाज, देश की संस्कृति, उससे प्रेम करे उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। देशभक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। कि राष्ट्रवादी विचारधारा संबंध रखते हैं रईसी साहब। और रईसी साहब अभी 8वें राष्ट्रपति बने हैं ईरान के। ईरान का पुराना नाम फारस था। अगला ये जिबूती एक देश है अफ्रीका में। अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपने सुना होगा नाम, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैं अभी मैप में दिखाऊंगा आपको। जिबूती के राष्ट्रपति चुनाव में इस्माइल उमर गुलेह ने जीत हासिल की है। इस्माइल उमर गुलेह ने जीत हासिल की है। यह 1899 से जिबूती के राष्ट्रपति हैं। 1899 से लगातार इस्माइल उमर गुलेह ने ही राष्ट्रपति का पदभार संभाले हुए है। यहाँ पर इनके प्रति लोगों की बहुत आस्था है। लगातार ये जिबूती के राष्ट्रपति पद पर 1999 से बने हुए हैं। देखिए सामने मैंने मैप बनाया जिबूती का। ये पूरा मैप जिबूती का है। जिबूती के सामने में देश है इरिट्रिया, उसके पहले इथोपिया, उसके बाद इथोपिया है, उसके बाद सोमालिया है। तो सोमालिया, इरिट्रिया नोट कर लो, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये 4 कंट्री को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 ही देश है, नोट कर लो। अफ्रीका के सिंह में, हॉर्न में 4 देश है। कौन कौन? इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। पूछता है कि इनमें से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। इस टाइप के भी सवाल पूछ लेते हैं। इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं। इस बार जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह बने हैं, जो 1999 से लगातार यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है, वर्ल्ड की सबसे यूथ, लगभग इनके एज अभी वर्तमान में 36 के आसपास है। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास एस्टोनिया की। कल मैंने बताया था आपको, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं। बाल्टिक सी के बगल में। पिछला जो डिस्कशन मैंने कराया है उसको भी आप जाके पूरा देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और मार्वेलस करंट का मैंने शुरुआत किया। और मैं बता दूं आपको कि मैं सिर्फ करंट नहीं करता, करंट के साथ साथ आसपास की मैपिंग भी दिखाता हूं। साथ साथ आपको मैप के साथ साथ आप लोगों को जो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल जो जीके है, ज्योग्राफिकल जीके, वो भी साथ साथ मैं शेयर करता हूं। तो पुराने जितने भी सीरीज हैं उसको आप जरूर जाकर देख लें। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास। अब दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री है काजा क्लास। मैंने उनका चित्र देखिए सामने दे दिया है। काजा क्लास बनी है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। एस्टोनिया की करेंसी यूरो है और ये बाल्टिक सी के किनारे स्थित है। आगे आइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाले एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उत्तराखंड के सीएम ने प्राकृतिक आपदा एंड नेचुरल डिजास्टर्स जो है उसकी भविष्यवाणी करने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है। आप जानते हैं कि आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में ही है। इसने डेवलप किया है, किसके साथ मिलकर डेवलप किया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर ये एप्लीकेशन डेवलप किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से वर्षा की मात्रा और समय पूर्व प्रबंधन यानी कि टाइम रहते मैनेजमेंट करने की सलाह दी गई है। मतलब इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो डिजास्टर मैनेजमेंट होगा उस पर भी काम होगा और वर्षा की मात्रा भी उसमें डिसाइड होगा, कितना वर्षा की मात्रा, कितनी वर्षा हो रही है, कितनी होगी, ये सब बताया जाएगा इस एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है? आईआईटी रुड़की। मैं बता दूं कि आईआईटी रुड़की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? आईआईटी रुड़की था। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसी ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। आगे आते हैं, माउंट मेरापी जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में जावा द्वीप
जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली, ये सभी द्वीप हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड, दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप की संख्या कहाँ है? करीब 1 लाख से ऊपर, छोटे बड़े द्वीप को मिलाकर 1 लाख से ऊपर द्वीप हैं इंडोनेशिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप की संख्या इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया में जो बड़े द्वीप हैं उनका नाम है बोर्नियो, उनका नाम है जावा, उनका नाम है सुमात्रा, उनका नाम है बाली। तो भैया ये माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है जो हाल ही में इसमें उद्गार हुआ है, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। जावा द्वीप के, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है माउंट मेरापी। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है वो कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज कर रहा है, नुसंतारा, याद होगा आपको बताया था, पहले सीरीज में बताया था मैंने, नुसंतारा। अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता डूब जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, वो बहुत जल्द डूबने वाला है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि भैया अब राजधानी दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे और नई राजधानी नुसंतारा बनाया जा रहा है जो बोर्नियो द्वीप के पास स्थित है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। और सेशन को शेयर करते हो भाई, सेशन को लगातार शेयर कर दो, सेशन को लगातार शेयर कर दो मेरे भाई, लगातार सेशन के साथ शेयर कर दो, सेशन के साथ जुड़े रहो। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, सबसे बेहतर जो हो रहा है वो मैं करा रहा हूं, इससे बेहतर कहीं भी किसी भी जगह आपको नहीं मिलेगा। मैं जो करा रहा हूं सबसे बेहतर है, इस बात को आप मान लीजिए। आप लगातार सेशन से जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको कोई भी तरह का नोट्स हो तो मैं आपको उस चैनल पे प्रोवाइड करा सकूं। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना ना भूलें, जल्दी जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर और वहां लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो सब लोग टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाओ और सेशन को लाइक कर दो। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा दो, लाइक बटन दबा दो भाई, लाइक बटन दबा दो और सेशन को शेयर कर दो। जापान के निकट प्रशांत महासागर में फुकुतोकु ओकानोवा ज्वालामुखी का नाम है, जापानीज नेम है फुकुतोकु ओकानोवा। ये प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फटा है। अभी हाल ही में इसका भी उद्गार हुआ है मेरापी के साथ साथ। अभी तुर्की से एक न्यूज है, तुर्की के काला सागर में, तुर्की में ही, तुर्की की बाउंड्री ब्लैक सी से लगता है, काला सागर से तुर्की की बाउंड्री लगता है। वहां सी स्नोट देखा गया है, एक समझिए कि रासायनिक कचरा होता है, यानी केमिकल स्लैग होता है जो किनारे में जमा हो गया था ब्लैक सी के अंदर, तो सी स्नोट उसका नाम दिया गया। तो तुर्की के काला सागर में सी स्नोट देखने को मिला है। यह एक प्रकार का कीचड़ होता है, एक कीचड़ होता है, केमिकल कीचड़ होता है जो जमा हुआ दिखाई दिया है। कहा? तुर्की अभी काफी चर्चा में रहा इसी बात को लेकर। ब्लैक सी के बारे में बता दूं कि ब्लैक सी जो है, काला सागर है, उसमें 4 बड़ी नदियां गिरती हैं। काला सागर में गिरने वाली 4 नदियां, उनका नाम नोट कर लो। काला सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है भाई? तो पहला लिख लो डॉन नदी, डॉन, यूरोप की एक नदी है डॉन नदी। दूसरा लिखो डैन्यूब नदी। तीसरा लिखो नीपर नदी, और चौथा लिखो निस्टर नदी। ये 4 नदियां गिरती हैं काला सागर में। ब्लैक सी में 4 नदियां गिरती हैं। यही वजह है कि काला सागर में लवणता यानी नमक की मात्रा कम होती है। काला सागर में नमक कम होने का कारण क्या है? उसके पानी में नमक की मात्रा कम होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें 4 नदियां गिरती हैं, डॉन, डैन्यूब, नीपर और निस्टर। डैन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, नोट कर लेना। डैन्यूब नदी यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी है और इसके किनारे यूरोप में एक देश ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी वियना, उसके बाद यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डैन्यूब नदी यूरोप महादेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा, नोट कर लीजिएगा। तो काला सागर में 4 नदियां गिरती हैं, कौन कौन? डॉन, डैन्यूब, नीपर और निस्टर। इन सभी बातों को आप वीडियो को रिपीट करके धीमा करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी बातें मार्वेलस, डायमंड और प्लेटिनम लुटा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अगले करंट अफेयर भी ज्वालामुखी से है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में है, 2010 के बाद सक्रिय हो गया है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। आपने नाम सुना होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है। सखालीन द्वीप से लेकर इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया से लेकर न्यूजीलैंड तक लगातार एक पट्टी पाया जाता है जहां पर लगातार वोल्केनो का इरप्शन होता रहता है। उसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कहां है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के सुमात्रा में पड़ता है। अभी मैंने बताया था इंडोनेशिया के द्वीप हैं कौन कौन? जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो। आगे आइए, भारतीय कपास का एक नया ब्रांड जारी किया गया, कस्तूरी कॉटन उसका नाम दिया गया है। भारतीय कपास का एक नया ब्रांड जारी किया गया है जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन।
इसे प्रीमियम कपास भी कहा जाता है। इसे यह दर्जा केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया। नया ब्रांड कस्तूरी कॉटन ब्रांड जारी किया है। इसे प्रीमियम ब्रांड भी कहा जाता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसे दर्जा दिया गया है। आगे आइए, देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कांडला को बनाया गया है। कांडला जो है उसे पहला, भारत देश का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित आर्थिक विकास क्षेत्र बनाया गया कांडला को। कांडला पड़ता है गुजरात के कच्छ में। यह गुजरात का हिस्सा है, यहीं पर कच्छ है। गुजरात का जो कच्छ है यहीं पर कांडला है। कांडला बंदरगाह का नाम भारत सरकार ने क्या कर दिया है, उसको कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नामकरण किया गया है। तो कांडला बंदरगाह को भारत का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांडला ही था भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में सबसे पहली बार कहां बनाया गया था, कांडला में 1960 के दशक में, लगभग 1967 में इसे बनाया गया था। 1967 में, नोट कर लीजिएगा। 1967 में कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था, नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्लियर है। तो 1967 में कांडला बंदरगाह और यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था और यहीं पर अभी हरित आर्थिक विकास क्षेत्र भी घोषित किया गया। कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और भी बंदरगाह यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में 14 बड़े बंदरगाह हैं, उनमें से कांडला भी एक बंदरगाह है। आगे आते हैं, कच्चे इस्पात। कच्चा इस्पात मतलब रॉ स्टील, इसके उत्पादन में चीन पहला स्थान पर है। पूरी दुनिया में पहले कच्चा स्टील के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान पूछा जाए तो चीन का है। वहीं भारत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लगातार दूसरे वर्ष ये दूसरे स्थान पर बना हुआ है। दुनिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। तो भारत का हो भी क्यों ना, स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग टाटा, जितने भी आयरन स्टील इंडस्ट्री के दुनिया में टाइकून्स हैं, वो टाइकून इंडिया के ही तो हैं। तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर और दूसरा स्थान पे भारत है और तीसरा स्थान मिला है जापान को। ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में पहला, भारत दूसरा और तीसरा जापान, नोट कर लेना। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति घोषित किया है। ये उत्तर प्रदेश वाले बच्चे अगर जुड़े हैं तो उनके लिए स्पेशल हो गया, प्री और मेंस, यूपी के प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार 40,000 का निवेश किया, 40,000 करोड़ होगा, यहाँ पर करोड़ का निवेश किया जाएगा। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ बनाया जाएगा। प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी और प्रदेश में 4 लाख रोजगार के अवसर निर्मित किए जाएंगे। तो सब किसमें किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति में ये सारी बातें बोली गई हैं। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है जो जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कौन जारी किया ये नोट करना जरूरी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी हुआ है। यह 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड है, यानी इस बॉन्ड का इस्तेमाल 7 वर्षों तक किया जा सकेगा। किसी भारतीय एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा जारी किया गया यह पहला यूरो बॉन्ड है। किसी भारतीय एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। भारत का पहला ऐसा बॉन्ड है यूरो बॉन्ड जो एनबीएफसी के द्वारा जारी किया गया है और भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड भी है। तो दोनों नोट कर लीजिए, कौन जारी किया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगले करंट पे बढ़ते हैं। बिटकॉइन अभी खूब चर्चा में है। भारत में भी कहा गया है कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाते हैं, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से भारत में आप पैसा कमाते हैं तो उस पर 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। भारत सरकार ने इस बार के बजट में, नोट कर लेना, बजट का सेशन जाके देख लेना, पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है बजट सेशन का वीडियो जरूर जाके देख लेना। तो बजट सेशन का वीडियो देख लेना मेरे भाई, उसमें कहा मैंने कि क्रिप्टो करेंसी से भी इंडिया में कोई पैसा कमाता है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये इस बार सरकार ने अनाउंस किया है। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता लीगलाइज करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बन गया, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने हाल ही में बिटकॉइन को परमिट किया है। देखो सामने अल सल्वाडोर, यहाँ फोटो बनाया हुआ है। अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। यहीं पर ग्वाटेमाला है, यहीं पर होंडुरास है, यहीं पर बेलीज है, यहीं पर मैक्सिको है, यहीं पर पनामा है।
ये सारे देश को बोला जाता है मिडिल अमेरिका। ये सारे कंट्री किसके बोले जाते हैं? मिडिल अमेरिकन कंट्री। मिडिल अमेरिका में आ जाता है कौन कौन? कौन कौन से देश मिडिल अमेरिका में आ जाते हैं भाई? तो मिडिल अमेरिका में आ जाते हैं मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, बेलीज और पनामा। ये जो नाम मैंने लिया नोट कर लेना, मिडिल अमेरिका के देश हैं। यहाँ पर पनामा नहर बना हुआ है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा देश को काटकर पनामा कैनाल बनाया गया है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो अल सल्वाडोर इसकी राजधानी है सान सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर बन गया है मिडिल अमेरिका का पहला देश जो बिटकॉइन को अपने देश में मान्यता दे दिया है। अगला अगले करंट के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में एक कंपनियों की सूची जारी किया है। फॉर्च्यून मैगजीन है, उसने 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में वॉलमार्ट टॉप पर है। वॉलमार्ट पहले नंबर पे है। रिलायंस इंडस्ट्री का 155वां नंबर मिला है। 155 मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री को 155वां स्थान मिला है। वॉलमार्ट इसमें टॉप पर है। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट टॉप पे है। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो और टेलीग्राम से जुड़ना न भूलो। ये सारा मैटर हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो और उसका आप रिवाइज करते रहो बार बार। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बीपीएससी प्री क्यों नहीं क्वालिफाई करेंगे? जिस दिन ऐसा प्रश्न पूछ लिया अपने आप से कड़ाई से उस दिन निकल जाएगा। सवाल यह है कि हम दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं कि भैया उसके वजह से नहीं हुआ, इसके वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। तब तक नहीं होगा जब तक आप ऐसा करते रहोगे। जिस दिन अपने ऊपर आप ब्लेम करना शुरू करोगे कि मेरी वजह से नहीं हुआ, उस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये सच बात है, इसको स्वीकार करो। जिसने स्वीकारा उसी का केवल हुआ, जिसने नहीं स्वीकारा उसका कभी नहीं हुआ। इसलिए भाई स्वीकारो कि होगा, क्यों नहीं होगा? सबका होगा तो मेरा क्यों नहीं होगा? मेरा भी होगा। चलो जिद करो, जिद जरूरी है जीवन में। पॉजिटिव चीजों के लिए, अचीवमेंट के लिए जिद करना जरूरी। जिसने जिद किया वही संसार में हीरो बन पाया है। तो हीरो बनना तो जिद करना पड़ेगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, अगले करंट की ओर हम लोग आते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया टॉप पे है। गिविंग का मतलब दुनिया में दान देने वाले देश। दुनिया में जितने लोग दान देते हैं, दान पुण्य करने वाले देश, उसमें टॉप पे कौन है? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा दान कौन देता है? इंडोनेशिया। भारत का 14वां स्थान है दान देने के मामले में, किसी को डोनेट करने के मामले में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का 14वां स्थान है। जापान 114वें नंबर पे, सबसे नीचे। उतना अमीर देश जापान 114वें नंबर पे है, भारत 14वें नंबर पे है, इंडोनेशिया फर्स्ट पे है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है, चंद्रमा के और मून के ऊपर जो साउथ पोल है ना, उसका नाम एक व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया है जिसका नाम है हैंसन क्रेटर। एक अमेरिका के एक अश्वेत हैं, अमेरिका के एक ब्लैकिश यानी अश्वेत नागरिक हैं जिनका नाम था मैथ्यू हैंसन। मैथ्यू हैंसन ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था अमेरिका के लिए। तो अमेरिका के मैथ्यू हैंसन नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे। इस वजह से चंद्रमा का जो साउथ पोल है उसका नाम हैंसन, मैथ्यू हैंसन के नाम पर हैंसन क्रेटर कर दिया है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। क्लियर है? इनके नाम पर ही 1996 में अमेरिका के पोत का नाम भी मैथ्यू हैंसन के नाम पर ही रखा गया था। पोत हैंसन, उसका नाम 1996 में दिया गया था। और हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने इनके नाम पर एक चंद्रमा के साउथ पोल का जो क्रेटर है उसका नाम हैंसन क्रेटर रखने का निर्णय लिया है। ये ऑफिस और किसका भी IAU का ये ऑफिस है। आगे आते हैं। नेक्स्ट PSLV C51। आप जानते हैं कि भारत में सैटेलाइट को जिस वाहन से छोड़ते हैं उसको PSLV या GSLV के नाम से जानते हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पूरा फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV या GSLV, इससे ही हम किसी भी सैटेलाइट को छोड़ते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जिस गाड़ी में रखकर, उस गाड़ी का नाम है PSLV, न कि सैटेलाइट का नाम है। इसमें PSLV का जो गाड़ी का नंबर है 51। PSLV C51 से हाल ही में 19 उपग्रह 19 सैटेलाइट को छोड़ा गया है। उसमें ब्राजील का अमेजोनिया 1 भी शामिल है। ब्राजील का सैटेलाइट अमेजोनिया 1, इसे भी इसी 19 सैटेलाइट के साथ छोड़ा है PSLV C51 के साथ। ये सामने आपको अमेजोनिया 1 का चित्र दिख रहा होगा, ये ब्राजील का सैटेलाइट है। इंडिया अब अपना सैटेलाइट तो छोड़ता ही है, साथ में अपना गाड़ी किराया पर भी लगाता है। जो PSLV GSLV है ना, एक समय था जब रूस की गाड़ी से हम अपना सैटेलाइट छोड़े थे। 1975 में आर्यभट्ट फर्स्ट जो भारत का पहला सैटेलाइट था वो रूस के गाड़ी से भेजा गया था। हम खुद किराए पे गाड़ी लिए थे।
आज हम लोग इतना डेवलप कर लिया इसरो ने कि हम अब दूसरे देश के सैटेलाइट भी अपने वाहन से छोड़ते हैं पैसा लेकर के। समझ में आ रहा है बात? तभी अमेजोनिया 1 को PSLV-C 51 से छोड़ा गया है और ये उसके साथ 19 सैटेलाइट और छोड़े गए हैं। आगे आते हैं, अंतरिक्ष विभाग और मैसर्स अग्निकुल के मध्य समझौता हुआ है। अंतरिक्ष विभाग और मैसर्स अग्निकुल एक विभाग है जिसके मध्य समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत परमोचन यान विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। परमोचन यान का मतलब जिस यान से हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं, जिस यान से हम रॉकेट को छोड़ते हैं, उस यान के विकास के लिए अंतरिक्ष विभाग और मैसर्स अग्निकुल के बीच समझौता हुआ है। अगला करंट पर लोग आते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के फील्ड में दिया जाने वाला एक बड़ा पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देखा जाए किसको मिला है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिला है डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है डॉक्टर कनिष्का विश्वास और टी गोविंद राजू को। पृथ्वी और वायुमंडल और महासागर विज्ञान में किसको मिला है? डॉक्टर विनोद कुमार साइका को। और इंजीनियरिंग विज्ञान में किसको मिला है? डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। गणित विज्ञान में किसको मिला है? डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को। और चिकित्सा विज्ञान में किसको मिला है? डॉक्टर जुनून और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। ये सभी को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अलग अलग विषय में दिया गया है। इन सब का नाम अलग अलग आपको याद करना जरूरी है। पूरा रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए तो याद हो जाएगा। आगे आते हैं, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को हाल ही में लॉन्च किया है आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर। हाइड्रोजन मिशन, अब हाइड्रोजन ईंधन का विकास किया जाएगा। भारत में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन मिलता है। पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन चांद पर मिलता है। चंद्रमा पर हाइड्रोजन का बड़ा भंडार की संभावना दर्ज की गई है। अगर चंद्रमा पर हम पहुंचते हैं तो हाइड्रोजन का बड़ा हिस्सा हमारे हाथ लग सकता है। तो हाइड्रोजन मिशन आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लॉन्च किया, इसका फिगर मैंने दे दिया है। आगे आते हैं, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी अवधि 5 वर्ष की होगी। अभी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की गई है सितंबर 2021 में। ये कितने साल के लिए टारगेट लिया गया है? 5 वर्ष से। पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना का टारगेट कब तक है? 5 वर्ष का। देखिए सामने में चित्र दिया है, पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम 2021 कार्य अवधि 5 वर्ष की होगी। आगे आते हैं, हार्ट अटैक पर शोध के लिए। हार्ट अटैक, आप जानते हैं कि हृदयाघात जिसको बोलते हैं, कई लोग इसमें मर जाते हैं। तो हार्ट अटैक पर शोध करने के लिए भारत का पहला बायो बैंक केरल के त्रिवेंद्रम स्थित चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्थापित किया गया है। त्रिवेंद्रम में एक संस्थान है जिसका नाम है चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी संस्थान में बायो बैंक बनाया जा रहा है हार्ट अटैक पर शोध करने के लिए। अगर व्यक्ति का हार्ट अटैक आता है तो क्या उसकी रिकवरी हो सकती है, इस पर रिसर्च करने के लिए केरल के त्रिवेंद्रम में बायो बैंक बनाया जा रहा है चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। नोट कर लीजिएगा, त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। यहाँ पद्मनाभम स्वामी मंदिर है जो भारत का सबसे रिच टेंपल माना जाता है। अगर आते हैं, देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया है। गोवा भारत का रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य। क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा भारत का पहला रेबीज जानते हो ना? रेबीज कुत्ता काटने से जो विषाणु आपके शरीर में जाता है, जो वायरस आपके शरीर में जाता है उसका नाम है रेबीज। और रेबीज के कारण जो बीमारी होती है उसका नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज के कारण, रेबीज विषाणु से जो बीमारी होती है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जो रेबीज मुक्त घोषित हो गया है। किसी व्यक्ति को रेबीज नहीं है। गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे? मांडवी। अब पहला राज्य है गोवा जो रेबीज मुक्त हुआ है। गोवा के बारे में आप जानते हैं कि एकमात्र राज्य भारत का जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि एक समान नागरिक संहिता। पूछा जाए किस राज्य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस राज्य में लागू है, तो केवल गोवा में लागू है। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 क्या कहता है संविधान का? कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। लेकिन अभी वर्तमान में एक राज्य गोवा में ये लागू है। आगे आते हैं, गोवा का देखिए मैप मैंने दिखा दिया है। गोवा के ऊपर आओगे तो महाराष्ट्र है और गोवा के नीचे आओगे तो कर्नाटक है। ये पूरा गोवा के सारे बीच सामने दिखाया गया है। इसको आप लोग देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन में। चीन में 2016 के बाद कोई भी मलेरिया का रोगी नया नहीं मिला, इसलिए इसे मलेरिया मुक्त WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के
जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। और चीन को इसने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, नोट कर लीजिएगा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्मॉग को कंट्रोल, स्मॉग समझते हो ना, स्मॉग जो होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, यानी द्वितीयक प्रदूषक होता है। स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक होता है। ये स्मॉग बना है दो टर्म से, एक धुआं स्मोक और दूसरा बना फॉग। फॉग से ले लिया गया ग और स्मोक से ले लिया गया स्मो, तो बन गया स्मॉग। धुआं और कोहरा के मिलने से जो बनता है केमिकल, उसी को बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग धुआं अगर सांस के अंदर चला जाए तो घुटन नहीं होती, लेकिन अगर धुआं अगर कोहरे के साथ मिल जाए और तब सांस लीजिए तो अंदर में आपको घुटन महसूस होगा, वो बहुत नुकसानकारी होता है। तो स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्मॉग टावर लगाया गया, सामने दिखा दिया मैंने। टावर दिल्ली के आनंद विहार इलाके में लगाया गया है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में भी ये टावर लगाया गया है। अब तो कनॉट प्लेस में भी ये टावर लगा दिया गया, यानी पूरी दिल्ली में स्मॉग को खींचने वाला, स्मॉग को कंट्रोल करने वाला टावर लग रहा है। कनॉट प्लेस आनंद विहार में, चंडीगढ़ में भी लगा है। अगला आते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने पराग कैलेंडर विकसित किया है। पराग कैलेंडर, इसमें वायु जनित पराग कणों की गतिशीलता और मौसमी बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। इस कैलेंडर के माध्यम से पूछा जाए कि हाल ही में पराग कैलेंडर कौन डेवलप किया है? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने डेवलप किया है। इसमें किसका अध्ययन होगा? वायु जनित पराग कणों की गतिशीलता और मौसमी बदलाव का अध्ययन इस कैलेंडर के माध्यम से किया जाएगा। देखिए सामने में एक कैलेंडर दिखाया गया है। इस कैलेंडर का विकास किसने किया? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। आगे आते हैं, तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की करने की घोषणा किया है। डुगोंग एक समुद्री मैमल्स है, समुद्री स्तनधारी जीव है, जिसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? रिजर्व बनाने की घोषणा किया है। डुगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है, पानी में रहने वाला एक मैमल्स है। इस समुद्री गाय, इसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग को समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। स्तनधारी है, मछली जैसा लग रहा है पर मछली की श्रेणी में नहीं आता। डुगोंग मछली की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि ये मैमल्स है। इस समुद्री, प्रतिवर्ष 28 मई को डुगोंग दिवस मनाया जाता है। 28 मई को प्रतिवर्ष डुगोंग के संरक्षण के लिए डुगोंग दिवस मनाया जाता है। डुगोंग एक जलीय जीव है जो मैमल्स है, इसे क्या कहा जाता है? समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। आगे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने दुनिया को सीसा मुक्त पेट्रोल घोषित किया है। कुछ दुनिया को सीसा मुक्त पेट्रोल से विश्व को मुक्त घोषित कर दिया। दुनिया में कोई भी देश जो है ऐसा नहीं है जो सीसा वाला पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, यानी पूरी दुनिया अब सीसा मुक्त पेट्रोल का इस्तेमाल कर रही है। ये घोषणा किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कहा है कि दुनिया में जितने भी पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब सीसा मुक्त है। इसकी अनाउंसमेंट की है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी। 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है, नोट कर लीजिएगा। तो कैसा लग रहा है सेशन? सेशन को लाइक कर दें। सेशन के लिए सेशन पर लाइक बटन दबा दें, लाइक बटन दबा दें। अधिकतम सेशन को शेयर कर दें, सेशन को अधिकतम से अधिकतम लोगों तक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो और लगातार सेशन के साथ जुड़े रहो। आगे चलते हैं, यूनेस्को द्वारा हाल ही में रामप्पा मंदिर कर्नाटक और धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। रामप्पा मंदिर और धौलावीरा गुजरात में है, इसे शामिल किया है कहा भाई? तो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने। अभी मैंने बताया यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्टूडेंट, और हाल ही में रामप्पा मंदिर और धौलावीरा को इसमें शामिल किया गया है, जिससे भारत में विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 40। भारत में टोटल कितने विरासत स्थल हो गए? 40 हो गए। और अभी मैंने पिछले करंट को आप जाके देख लीजिएगा, अभी हाल ही में यूनेस्को ने निर्णय लिया है, हाल ही में यूनेस्को ने निर्णय लिया है कि भारत का जितना भी विश्व धरोहर है उसे अब हिंदी में प्रकाशित किया जाएगा। यानी भारत वाला जो विश्व धरोहर है उसका प्रकाशन हम हिंदी में करेंगे। पहले उसका भी अंग्रेजी में होता था, भारत का धरोहर भी, पर इस बार निर्णय लिया है कुछ ही दिन पहले, 10-15 दिन पहले, कि भारत का जितना भी अब धरोहर होगा उसका जो प्रकाशन करेंगे हम वो हिंदी में करेंगे भारत के लिए। टोटल कितने हो गए? 40। रामप्पा मंदिर और दूसरे कौन हो गए? धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो सबसे उन्नत, सबसे बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। ड्रेनेज पैटर्न के लिए जाना जाने वाला शहर कौन है? धौलावीरा, नोट कर लेना। आगे आइए, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन की शुरुआत हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया।
इस मिशन की अवधि 5 वर्ष की होगी। डीप ओशन मिशन यानी समुद्र के अंदर खोज कार्य, समुद्र के अंदर कौन सा मिनरल कहां मिलता है, समुद्र के अंदर कहां क्या है, इसके खोज के लिए 5 वर्षों के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है डीप ओशन मिशन। इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। डीप ओशन मिशन का कार्यकाल कब तक होगा? 5 वर्ष तक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डिजिटल ओशन की भी शुरुआत की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ही डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ही डिजिटल ओशन की भी शुरुआत की है। यानी कि ओशन से संबंधित, महासागर संबंधित जितने भी आंकड़े होंगे वो सब अब डिजिटल ओशन नाम के पहल पे, यानी जो प्लेटफॉर्म है, इस पर दर्ज किया जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं। लक्षद्वीप भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया जो 100% जैविक खेती कर रहा है। जैविक खेती आप जानते हैं कि कंप्लीटली यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर का अब यूज नहीं होता, कंप्लीटली बायो फर्टिलाइजर का यूज होता है। जितनी भी खेती हो रही है सारा का सारा बायो फर्टिलाइजर से इसकी खेती की जा रही है। तो लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, फर्स्ट। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है 8, उनमें से पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो क्या कर रहा है? जैविक विधि से कंप्लीटली खेती कर रहा है। आपको बता दें कि 2016 में भारत का पहला राज्य सिक्किम था जो पूर्णतः जैविक राज्य घोषित हुआ था। कंप्लीटली क्वेश्चन आ जाए, भारत का पहला राज्य जो जैविक राज्य घोषित हुआ था वो सिक्किम था। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप, जो कंप्लीटली जैविक घोषित हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो मूंगा यानी कि कोरल से बना हुआ है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो मूंगा से बना है, कोरल से बना है। इसकी राजधानी कावारती। ये पूरा जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है पहला। और सिक्किम 2016 में ही बन गया था भारत का पहला राज्य जो कंप्लीटली बायो फर्टिलाइजर यानी बायो स्टेट बन गया था। ये देखिए सामने लक्षद्वीप का चित्र, बड़ी खूबसूरत सा जगह है। आप कभी लक्षद्वीप जरूर घूमने जाए अगर समय मिले तो। आगे आइए। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। गिद्ध संरक्षण, गिद्ध के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। गिद्ध के संरक्षण के लिए योजना। क्लियर है? गिद्ध के संरक्षित करने के लिए, आप जानते हैं गिद्ध गायब हो चुका, धरती पर गिद्ध है कहां। अब इस योजना के तहत 2025 तक क्या करना है? गिद्धों की संख्या में वृद्धि करनी है। 2025 तक क्वेश्चन आ सकता है, गिद्धों की संख्या को दोगुनी करनी है। कब तक? 2025 तक। आगे आइए। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल हो गया है। यूनेस्को के अभी वर्तमान में 18 टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो टोटल 18 हैं। उनमें से 11 पहले से था जो यूनेस्को ने अपने धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब 12वां बन गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जिससे अब 18 में सब कितने हो गए? 12 हो गए। 12 बायोस्फीयर रिजर्व हो गया जो अब यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल है। पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। पन्ना का देखिए मैंने चित्र दे दिया ताकि आपको याद रहे। और हाल ही में मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश का पन्ना और राजस्थान का रणथंभौर के बीच एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। पिछले करंट में मैंने चर्चा की थी। तो एक टाइगर कॉरिडोर बनना है पन्ना टाइगर रिजर्व में। क्लियर है? आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंस एनजी का विकास CSIR के बेंगलुरु प्रयोगशाला में किया गया है। हंस एनजी का शुरुआत किया गया है CSIR के बेंगलुरु प्रयोगशाला में किया है। आगे आते हैं अगला करंट। आकाश एनजी मिसाइल का विकास DRDO ने किया है। हंस एनजी भी मिसाइल है जिसका विकास CSIR ने किया है और आकाश एनजी भी मिसाइल है जिसका विकास DRDO ने किया है। इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया? चांदीपुर से। इसका परीक्षण कहां से किया गया है? चांदीपुर से। देखिए आकाश एनजी मिसाइल का मैंने चित्र दे दिया है। आकाश एनजी मिसाइल का विकास DRDO ने किया है और इसका परीक्षण किया गया चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा से। अभी आकाश मिसाइल के प्राइम संस्करण आकाश प्राइम नाम से अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण किया गया है। आकाश प्राइम, आकाश मिसाइल का एक और संस्करण है प्राइम संस्करण, उसका भी उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण किया गया है। आप जानते हैं कि उड़ीसा में मिसाइल को टेस्ट करने का जो सेंटर है वो है उड़ीसा का चांदीपुर और दूसरा उड़ीसा का व्हीलर द्वीप, जिसे आप APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। तो व्हीलर द्वीप का नाम ही बदल के कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप और चांदीपुर ये दो स्थान है जहां से हम मिसाइल को टेस्ट करते हैं। उड़ीसा में दोनों प्लेस है। आगे आइए। अग्नि के 5 संस्करण के बाद कितने अग्नि हो गए? 5। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। इसके बाद अग्नि प्राइम मिसाइल भी लाया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल लाया गया है जो अग्नि का ही एक उन्नत संस्करण है। इसका सामने मैंने चित्र दे दिया अग्नि प्राइम का। तो अग्नि प्राइम, अग्नि 5 मिसाइल तो है ही, उसके अलावा एक अलग से बनाया गया अग्नि प्राइम जिसका हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से क्या किया गया? टेस्ट किया गया है।
अभी हाल ही में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसने एक अस्मी नाम का रिवॉल्वर बनाया है, पिस्तौल बनाया है। अस्मी पिस्तौल, देखिए सामने मैंने चित्र दे दिया है। अस्मी नाम का पिस्तौल बनाया है। किसने बनाया भाई? तो डीआरडीओ ने बनाया है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 100 मीटर तक के आराम से लक्ष्य को भेज सकता है, यानी 100 मीटर तक के लोगों को मार सकता है ये पिस्तौल। इसका नाम है अस्मी पिस्तौल, जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रयागराज में किया गया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया? प्रयागराज में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? प्रयागराज में। किसने किया है? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में बाणगंगा नदी पर, याद रखिएगा, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय बनाया गया है। अगला करंट भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश में बाणगंगा नदी पर रासिन बांध परियोजना है। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में रासिन बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस नदी पर बनाया गया है? तो बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण करंट जो आपके सामने आ चुका है, हाल ही में डोगरी के साहित्यकार, डोगरी एक भाषा है, डोगरी एक भाषा है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में एक भाषा बोली जाती है डोगरी। उसके बड़े साहित्यकार थी पद्मा सचदेव, उनका निधन हो गया है। ये देश के लिए काफी दुखद समाचार है। इन्होंने मेरी कविता मेरे गीत नाम से कविता का संकलन किया था। इनका कविता का नाम था मेरी कविता मेरे गीत। डोगरी भाषा की थी पद्मा सचदेव, इनका निधन हो गया है। रवि कपूर, नए स्थापित संसद टीवी, आप जानते होंगे पहले था लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक कॉमन टीवी बनाया गया जिसका नाम है संसद टीवी। अभी हाल ही में मोदी जी ने संसद टीवी का उद्घाटन किया है। ये संसद टीवी का देखिए सामने लोगो मैं बना दिया हूं, संसद टीवी है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी पहले सीईओ रवि कपूर बनाए गए हैं। इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? रवि कपूर। नोट कर लीजिए, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। संसद टीवी लोकसभा राज्यसभा टीवी को मर्ज करके बनाया गया है। आगे आइए, शोभा मंडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। शोभा मंडल पहली महिला है जो सेल की अध्यक्ष बनी है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली अध्यक्ष शोभा मंडल को बनाया गया। नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट आइए, सेनापति गोपाल कृष्णन, इनका नाम है सेनापति गोपाल कृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक में इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने इनोवेशन हब बनाया है। उसके पहले अध्यक्ष सेनापति गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। नोट डाउन कर लीजिए, सेनापति गोपाल कृष्णन सामने आपके चित्र में दिख रहे हैं। इन सभी को चित्र में इसलिए बनाता हूं ताकि आपको चीजें अधिकतम समय तक याद रहे। खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि बाउंड्री के इस पार नहीं, बाउंड्री के उस पार बॉल गिरे, बॉल बाउंड्री के उस पार जाए। छक्का मारने का मजा तब है, सिक्सर लगाने का मजा तब है जब बॉल बाउंड्री के पार जाए। अब बाउंड्री के पार जो बॉल जाता है वो बड़े प्रैक्टिस के बाद आता है। बड़े बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है। तो चलो बच्चों, सेशन कैसा लग रहा है? आप सेशन को लाइक कर दे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो, लाइक बटन दबा दो, जल्दी से लाइक बटन दबा दो और सेशन को शेयर कर दो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सामने इनका चित्र दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन बनाए गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये इनके साथ खड़े हैं। तो लालपुरा जी क्या बने हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो ये आज के सेशन का लास्ट करंट था। 50 करंट कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार 50 करंट के साथ हर दिन शाम 5 बजे आपके साथ मैं आता रहूंगा। तब तक आता रहूंगा जब तक आपके कंधे पर मैं स्टार न देख लूं। तो लगातार सेशन के साथ जुड़े रहे। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दें। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कर दें। सेशन को लाइक कर दें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, बिना लाइक के मत जाना। और कमेंट भी जरूर करना कैसा लगा, और कुछ सुझाव हो जरूर देना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ताकि ये पूरा का पूरा करंट का लिंक आपको हम प्रोवाइड करा सके। टेलीग्राम चैनल से हमारा जुड़ जाइए। रंजीत कुमार सिंह सर आईएएस का चैनल है, प्लस मिशन 50 आईएएस का चैनल है, मिशन आईएएस का चैनल है। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सभी चैनल से जुड़ जाओ। सारा नोट, सारा मटेरियल, सारा इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पर आपको देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाए। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और सेशन को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू बच्चों।
इस तरीके से लगातार जुड़ने के लिए और ऐसे ही लगातार जुड़ते रहें, सपोर्ट करते रहें। चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। मिलते हैं कल शाम 5 बजे 50 करंट के साथ। थैंक यू।